आंसर करना है। तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल में हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था एंड मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था, आप लोगों ने शायद नोट डाउन भी कर लिया हो वो। तो उस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो दो लीनियर इक्वेशन अगर उसमें हम रेशियो निकालें a1 अपॉन a2, मतलब ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है ना इसका, ये a1 हो गया, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b1 हो गया। ऐसे नीचे सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ है वो a2 एंड जो y के साथ है वो b2। और इक्वल्स टू के, ये जो इक्वल्स टू है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा है वो हमारा c कहलाएगी। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए c1 एंड नीचे वाली के लिए c2। और हम ये जितने भी कोफिशिएंट लेंगे ना विद साइन लेंगे। जैसे अगर सपोज यहाँ पे 3 के आगे माइनस होता तो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू -3 लेते। ठीक है, अलॉन्ग विद साइन लेना है। तो अगर a1 अपॉन a2 रेशियो, मतलब अगर हम लोग इनका रेशियो निकालें, a1 अपॉन a2 रेशियो b1 अपॉन b2 रेशियो के इक्वल नहीं आता। तो मैंने बताया था वो लाइन क्या करती है बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती हैं। जब मतलब उनको ग्राफ में बनाएंगे ना हम लोग तो वो एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, और उस टाइप की इक्वेशन के केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब x और y की एक वैल्यू निकल के आएगी एंड उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक, अब दो लीनियर इक्वेशन अगर उसमें a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 के रेशियो एंड c1 अपॉन c2 के तीनों के रेशियो हम निकालें और वो इक्वल आ जाएं, तो इस तरीके की जो लाइन होगी वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, जैसे लाइक मैं आपको ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो एक्सेस बनाता हूँ, जैसे ये एक्स एक्सेस, ठीक है, ये एक्स एक्सेस एंड ये वाई एक्सेस, मैं दो एक्सेस बनाता हूँ और यहाँ पे हमने सपोज वो लाइन की इक्वेशन बनाई। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। तो वो दोनों की लाइन इक्वेशन ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, मतलब यहाँ पर ही बनेगी, वो दूसरी लाइन भी ना इसी की लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो इस टाइप की जो लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन थी x प्लस 2y के लिए, तो जो 4x प्लस 8y वाली लाइन है वो भी इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर गई। ठीक है, तो इस टाइप की जो लाइन को बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे x और y की काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकल के आती हैं, तो यहाँ पे हो गए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अगर हम बात करें थर्ड वाले की, और इसमें अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालें वो b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल हो, बट वो c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तो इस टाइप की जो लाइंस होती है अगर उसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये लाइंस कहाँ से बनेंगी, इनसे। ठीक है, ये लीनियर पेयर है ना बेटा, लीनियर पेयर से ही तो लाइन बनती है। जो क्वाड्रेटिक होती है उससे तो मैंने बताया था पैराबोला बनते हैं। तो लीनियर से ये जो लाइन बनेगी वो लाइनें पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब जैसे ये ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट किया ना, तो दूसरी वाली जो लाइन होगी वो ऐसे होगी, इसके पैरेलल होगी, मतलब आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक, और इस टाइप की इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। अब आपको मैं कल कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के बारे में बताने वाला था, बट टाइम हो चुका था हमारा, तो उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, जिस भी सॉल्यूशन का, मतलब जिस भी लीनियर पेयर का कोई भी सॉल्यूशन निकल के आता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन है, वो हमेशा कहलाती है हमारी कंसिस्टेंट। चाहे वो एक सॉल्यूशन निकल के आए या बहुत सारे सॉल्यूशन, तो वो कहलाएगी हम लोगों की कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, ये कंसिस्टेंट लीनियर पेयर। तो इसे अगर हम स्टेटमेंट वाइज लिखें तो कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट वाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिएगा, ए पेयर ऑफ लाइन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
विच हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब जो दो लीनियर इक्वेशन हमको दी हुई है उनके पेयर का अगर कोई भी सॉल्यूशन निकल के ना आए, तो कोई भी सॉल्यूशन वाला कौन सा केस होता है, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो हो बट c1/c2 के इक्वल ना हो, है ना। तो यही तो होता है नो सॉल्यूशन वाला केस। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो लीनियर पेयर हैं वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ बेटा रितु बोलो। हाँ रितु आपने रेज हैंड किया था बेटा, बोलो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक, अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ लाइन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has a solution, which has a solution, a मतलब एक solution या कोई भी solution is called a consistent pair, उसको हम बोलते हैं क्या, consistent pair, is called a consistent pair। तो इस टाइप की जो लाइन होती है वो होती है हमारी consistent, ठीक है, इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट पेयर, ठीक। अब हम बात करें जो थर्ड पॉइंट हम लोगों का बचा इसमें, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखो बेटा, मैंने बोला कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का पेयर का अगर कोई सॉल्यूशन निकल के आता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो अगर एक सॉल्यूशन भी आए तो भी वो कंसिस्टेंट है, एंड मैनी सॉल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखा हो, मतलब एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, तो उसको हम बोलते हैं, उसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो डिस्टिंक्ट, तो उसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं और उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो उसको डिस्टिंक्ट भी बोलेंगे और कंसिस्टेंट पेयर भी बोलेंगे, दोनों चीज़ बोलते हैं। तो अगर वो डिस्टिंक्ट पूछता है तो आप उसको डिस्टिंक्ट की जगह आप, डिस्टिंक्ट वर्ड जो है थोड़ा अलग हो गया, इसकी जगह आप लिख लीजिए डिपेंडेंट। इसकी जगह लिखिए आप डिपेंडेंट पेयर। सर आपने यहाँ डिपेंडेंट पेयर लिखा है। हाँ बेटा वो गलत लिख दिया था, डिस्टिंक्ट गलत लिख दिया, वहाँ पे डिपेंडेंट आएगा। तो वो कहलाएंगे हमारे डिपेंडेंट पेयर, ठीक है बेटा। तो वो लीनियर इक्वेशन के पेयर जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता वो कहलाती है हमारी इनकंसिस्टेंट पेयर। वो लीनियर इक्वेशन के पेयर जिसमें एक सॉल्यूशन हो वो कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट पेयर, और जिसमें मैनी सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो उसको हम कंसिस्टेंट पेयर भी बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर भी बोलेंगे या फिर उसको डिपेंडेंट पेयर भी बोलेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में वो पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जामिनर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिपेंडेंट पेयर, तो आप वहाँ पे वो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि इसमें से किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, इसमें से किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो बेटा ये सब चीज़ें थी जो उसके साथ ही थी, जो हमने ऊपर ग्राफ डिस्कस किया था ना, इन्हीं के साथ में थी ये सारी चीज़ें। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब होता है बेटा लगातार, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है इसमें, मतलब लगातार।
और डिपेंडेंट मतलब हो गया जो एक दूसरे पे निर्भर है। और इनकंसिस्टेंट जिसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती, मतलब कोई भी एक तरीके से रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया। और अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बोलें, मतलब ये तो इनका हिंदी मतलब है, मतलब एक वो हो गया ना जिसको बोलते हैं हम वर्ड मीनिंग टाइप। और मैथमेटिकल टर्म में हम बोलें, अगर आप बोलोगे तो मैथ्स में सर इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं, तो मैं बोलूँगा बेटा वो पेयर, वो लीनियर इक्वेशन के पेयर जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इनकंसिस्टेंट की अगर डेफिनेशन आप पूछोगे तो बेटा वो लीनियर इक्वेशन के पेयर्स जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, और आप बोलोगे सर कंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं फिर, कि वो लीनियर इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो, कम से कम एक। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैनी या इनफाइनाइटली मैनी भी हुए तो भी वो कंसिस्टेंट ही है, बट उसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। उसको हम डिपेंडेंट पेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। निकिता आपको समझ में आई बेटा? नहीं समझ में आई बेटा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा ना ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मतलब जैसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, हम ऊपर की तरफ इसको बना लेते हैं लीनियर इक्वेशन को। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन। ये हमें गिवन होगी पहले से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये, उसकी मैंने जनरल टर्म लिखी है, वहाँ पे a और b की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोगों से वो ये पूछेगा कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ऐसे पूछ सकता है हमसे। तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा बेटा? इनकंसिस्टेंट मतलब हो गया जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो अगर हम ऊपर की तरफ ग्राफ देखें ना, तो नो सॉल्यूशन वाला ग्राफ कौन सा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे की तरफ, ये जो मैंने ग्रीन किया है। तो नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 के, पर वो c1/c2 के इक्वल ना हो। ठीक, तो इनकंसिस्टेंट कब होगी वो? जब हम a1/a2 का रेशियो निकालेंगे और b1/b2 का भी निकालेंगे एंड c1/c2 का भी। ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको रेशियो में चेंज कर, फ्रैक्शन में चेंज कर देना। ठीक है, इन सबको फ्रैक्शन में लिख देना। जैसे x के साथ जो भी वैल्यू है वो a1 और x इधर वाले x के साथ जो भी वैल्यू है वो a2। तो जब उनका फ्रैक्शन निकालोगे, अगर वो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो जाए, बट वो c1/c2 के इक्वल ना हो, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो हमारी कहलाएगी इनकंसिस्टेंट, या फिर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, या फिर हम इसको दूसरे नाम से कैसे जान सकते हैं, इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट पेयर, ऐसे भी इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ लिखेगा। जैसे हमने a1/a2 का a2 की वैल्यू निकाली, वो नॉट इक्वल्स टू हो गई b1/b2 के। ठीक है, अब b1/b2 के नॉट इक्वल हो गए तो c में हम चेक ही नहीं करेंगे, उसको इतना ही छोड़ देंगे। जब वो b1/b2 के इक्वल ही नहीं है तो फिर c1 में हमें चेक नहीं करना। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होगी या जितने भी लीनियर पेयर होंगे इस टाइप के, तो उनका होता है एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, एक तरीके से यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो, उसको हम कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं बेटा। उस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जिनका एक सॉल्यूशन निकल के आए, तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंट पेयर। ठीक, फिर अगर हम a1/a2 का रेशियो निकालें और वो b1/b2 के इक्वल हो जाए और c1/c2 के भी इक्वल हो जाए, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उसमें होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके होते हैं क्या? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब काफ़ी सारे सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं।
और इस टाइप की जो लीनियर पेयर्स होते हैं उनको हम अगेन कंसिस्टेंट भी बोलते हैं उनको, या उनका दूसरा नाम भी होता है डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट? सुप्रिया बेटा, आपको कोई डाउट है इसमें? प्रिंस, सुप्रिया, नो सर। रितु बेटा, रितु, संभवी, संचित, प्रिंस? नो सर। ओके। तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। आप निकालो अपनी बुक की 3.1, एक्सरसाइज 3.1 निकालो। और बेटा वो जो मेथड है ना, आगे मैंने आपको बताया था ना इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मेथड आपका आगे टॉपिक है, वहाँ जब हम पहुँचेंगे ना तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे उनको तरीका। मैंने कल आपको बस थोड़ा सा हिंट दिया था कि 3-4 मेथड होते हैं, जैसे एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम एक्सरसाइज 3.1 पर हैं, तो उसी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा ना। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप अपनी बुक्स देखिए सब। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, एगो मतलब पहले, आई वॉज 7 times as old as you were 10, कि मैं तुम्हारी जितनी एज थी ना 7 साल पहले उसका 7 times था तब। ठीक है, आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब तुम जितने साल की भी थी 7 साल पहले, ठीक है, मैं उसका 7 times था। ओके, नाउ ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, अब से 3 साल बाद तुम जितनी की भी हो मैं उसका 3 times हो जाऊंगा। अब से 3 साल बाद तुम जितनी भी तुम्हारी एज है मैं उसका 3 times हो जाऊंगा। ठीक, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो ये सिचुएशंस हमको एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बना के भी दिखानी है इसकी, और ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मीनिंग तो क्लियर हो गई होगी इसकी। नाउ इसको हम लोग करते हैं अभी डिस्कस। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 3 times। तो सबसे पहले हम दोनों की ना एज लेट कर लेते हैं। हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की एज हम लोगों ने लेट कर ली y। ठीक है, एज ऑफ हर डॉटर इक्वल्स टू y। ठीक है, नाउ अब इसने बोला था 7 years ago, तो अभी ये ना, ये जो हमने एज की ये प्रेजेंट एज है, तो इसके आगे चाहे तो लिख लो प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब अभी की एज है, ये दोनों की अभी की एज है। ठीक, तो प्रेजेंट एज हम लोगों ने x और y लेट कर लिए यहाँ पे। नाउ हमसे इसने क्वेश्चन में बोला गया था 7 years ago, तो 7 years ago बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब्स एज। ठीक है, आफ्ताब्स एज। ठीक, आफ्ताब की एज कितनी हो गई? जैसे अभी 7 है अभी x है, तो 7 years पहले तो 7 कम हो जाएगी ना। आप जैसे अभी 20 के हो तो 7 साल पहले कितने के होंगे? 20 में से 7 माइनस कर देंगे 13। तो ऐसे ही आफ्ताब की जो 7 years पहले की एज है वो हो जाएगी x - 7। नाउ हिज डॉटर्स एज, हिज डॉटर्स एज, और उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी? जैसे बेटी की अभी एज y है तो 7 years पहले कितनी हो जाएगी? y - 7। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे आप ईयर्स लिख सकते हो, ईयर्स। नाउ ये तो हम लोगों को उसने दिया हुआ था बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हमने इससे लिख भी लिया। अब उसने ना जो कंडीशन दी हुई है तो उसको हम ऐसा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है,
इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। फिर बाकी क्वेश्चन में ना ये छोटे मोटे जो स्टेप्स हैं इसको हम स्किप कर दिया करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला हुआ था बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि तुम्हारी जितनी भी एज है मैं उसका 7 टाइम्स था। तो मतलब मैं कौन? आफ्ताब बोल रहा है, आफ्ताब की एज लिख दी मैंने। आफ्ताब ऐसा बोल रहा है, किससे बोल रहा है? अपनी डॉटर से। तो आपस में बात कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे के आमने सामने बना दिया। तो आफ्ताब कह रहा है कि मैं ना तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। समझ में आई बात? मैं ना, आफ्ताब कह रहा अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से, कि तुम्हारी एज ना जो भी थी मैं उसका 7 टाइम्स था। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की एज इक्वल्स टू 7 इंटू उसकी डॉटर की एज। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? देखो बच्चे ना गलती कहाँ करते हैं, वो 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर की तरफ। देखो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपके सामने ना 2 वैल्यू लिख रहा हूँ, 2x इक्वल्स टू, इधर की तरफ लिख दिया मैंने y, ठीक है, 3y लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूँगा x की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू होगी, अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, रेशियो में, y को नीचे और ये जो 2 है ये चला गया इसके अपॉन में। तो अगर मैं बोलूँ बेटा x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आपको होगी सर 3 होगी। वो कब होगी? जब जो भी वैल्यू x के सामने लिखी हुई है वो, मतलब x की वैल्यू वो होगी जो उसके सामने लिखी हुई है। तो अगर मुझे आफ्ताब की एज का 7 टाइम्स करना है ना, तो मुझे जो इसके सामने की तरफ वैल्यू लिखी है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि आफ्ताब में। समझ में आया? सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अगर मुझे यहाँ पे जैसे बोला गया कि आप ना जैसे ये था आफ्ताब, ये था उसकी बेटी, और आफ्ताब ने बोला कि मैं ना तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो मतलब अगर मुझे एज निकालनी है तो देखो यहाँ पर एज क्या निकल के आई आफ्ताब की, 21/3, 2। तो आफ्ताब की अगर एज का आपको 7 टाइम्स करना है ना, तो उसके सामने की तरफ जो वैल्यू लिखी है उसमें 7 टाइम्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आफ्ताब की एज ये है, उसके सामने की तरफ जो वैल्यू है वो एक्चुअल उसकी एज है। तो इसका हम करेंगे यहाँ पे 7 टाइम्स ना। उसके बाद हमको क्वेश्चन में बोला गया था, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। 7 के अंदर इंटू 7y माइनस 7 7 जो 14, फिर y को उठा के हम लिया है लेफ्ट हैंड साइड, एंड -7 को उठा के ले गए हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बेटा जब ये y वाला लेफ्ट हैंड साइड आएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, एंड जो माइनस वाला राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x माइनस, सर हाँ बेटा सर आपका कोई फोन आ रहा है क्या? मैसेज आ रहा है काफ़ी सारे। ये कौन भेजे जा रहा है बार बार? सर ये आफ्ताब कौन है? मेरे को पॉपअप हो रहा है, अच्छा फ्लिपकार्ट से बच्चे कर रहे होंगे कोई ना कोई। डीएनडी लगा दिया, अब नहीं होगा। सर आफ्ताब कौन है ये? बेटा आफ्ताब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमें कैरेक्टर है कोई। सर अरे सर हमारे कोई साथ है ग्रुप क्लास में कोई आ गया है आफ्ताब नाम का। अच्छा, ओहो, क्लास में तो मुझे कोई शो ही नहीं हो रहा आफ्ताब नाम का। सर अभी उसने सर लीव कर दिया। लीव कर दिया? तो किसी को मैसेज तो नहीं कर रहा था उल्टा सीधे? तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा आप लोगों से, आप अपनी फ़ोटोज़ के साथ आइए, ठीक है। यही रीज़न है कहने का। तो हाँ, तो ये इक्वेशन बन गई बेटा हम लोगों की फर्स्ट, ठीक। और ऐसा कोई बच्चा है तो मुझे तुरंत बता दीजिए, वरना वो कहीं आपको कोई मैसेज करेगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट बन गई हम लोगों की। एंड नाउ अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 years
फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आप यहाँ पे देख पाओगे जैसे अभी की एज कितनी है बेटा x और इसकी बेटी की एज थी y, तो अब से 3 साल बाद आफ्ताब्स एज वो कितनी हो जाएगी x+3 एंड हिज डॉटर्स एज वो हो जाएगी हमारी y+3। ठीक है, अब से 3 साल बाद। अब क्वेश्चन में बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको बोला गया था आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब तुम जितने साल की होगी ना मैं उसका 3 times होऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं आफ्ताब किससे बोल रहा है, अपनी बेटी से। तो आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से कि तुम जितने साल की भी होगी ना, मतलब जैसे बेटी कितने साल की है y+3, मैं उसका 3 times हो जाऊंगा। ये आफ्ताब ने बोला अपनी बेटी से। तो हम लोगों ने इसके लिए भी कंडीशन बना दी। नाउ 3 × y + 3 × 9, 3 3 = 9 है ना, 3 3 = 9 एंड 3 × y। अभी भी इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, y वाले और x वाले को एक साइड एंड जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है उनको हमने लिख दिया एक साइड। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। तो हम लोगों के पास इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आ चुकी है। इक्वेशन 2 है हमारी x - 3y = 6 एंड इक्वेशन 1 है x - 7 = 35। 7 सर फिर से आ गया आफ्ताब। सर आप एक बार पार्टिसिपेंट्स चेक करिए प्लीज। एक मिनट बेटा, अब नहीं आ पाएगा कभी भी, उस फोन से तो नहीं आ पाएगा एटलीस्ट। सर उस फोन से भी आ जाते हैं। मीटिंग लॉक कर दूं? यस सर, सारे स्टूडेंट को आएगी है ना, मीटिंग लॉक कर देते हैं ना हम लोग, फिर आता रहेगा जिससे आना है। हाइड डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, मीटिंग इधर से हो गया अभी, अब नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1 को भी लिख दिया एंड 2 को भी। तो फर्स्ट पहला काम तो हम लोगों का यही था कि इससे एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है, तो हम लोगों ने बना ली। नाउ इसको ना हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो बेटा देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 का पहला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक, तो इसने बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट जिसमें यहाँ बोला है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को लिया हमने, x को एज इट इज़ रहने दीजिए या y को एज इट इज़ रहने दीजिए, किसी को भी रहने दे सकते हैं आप, बाकी सबको जैसे x को निकालना है ना, तो x को इधर ही रहने दो, उठा के y को दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इसकी हेल्प से हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं बेटा, इसको देखना ध्यान से। ठीक है, पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम लोग। सर 6 + 3y होगा। हाँ बेटा, प्लस होगा इधर की तरफ। तो ऊपर की तरफ x एंड नीचे की तरफ y। ठीक है, 3 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, आप बस 3 पॉइंट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ना इक्वेशन हम लोगों ने x में बना ली है, मतलब x एक तरफ है, y दूसरी तरफ है और उसके साथ कुछ वैल्यूज़ और है। तो हम लोग ना यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की, क्योंकि आप x की करोगे ना तो पहले फिर 6 को इधर लाना पड़ेगा, फिर 3 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू पुट करो, y की। तो जब मैंने यहाँ पे y = 0 रखा, 0 रखना जो भी आपको लगे जिससे छोटी वैल्यू निकल के आए। तो जब y = 0 रखा
पुट y इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। एंड नाउ पुट करेंगे y इक्वल्स टू 1 या -1 भी पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल्स टू -1, है ना, कम वैल्यूज़ आएगी। तो y इक्वल्स टू -1 रखा, तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 3 इंटू -1, 6 प्लस, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। ठीक है, नाउ तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हमने पुट कर दिया y इक्वल्स टू, पुट y इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू -2, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 6, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा कितना 0। तो जैसे x इक्वल्स टू 0 आया, अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यूज़ हमने रखी थी 0, -1 एंड -2। 0 पे x की वैल्यू 6 आई थी, -1 पे x की वैल्यू 3 आई थी, एंड -2 पे x की वैल्यू 0 आई थी। अब इससे हम लोग बना लेंगे ग्राफ। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ। इसमें आई थिंक दिया हुआ रहता है ग्रिड, कोशिश करते हैं, शायद ग्रिड नहीं आई। तो मैं आपको ना ऐसी बना के दिखाता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 0 0, ये ओरिजिन होता है, x और y की दोनों की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और इधर 6। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू इधर की तरफ 1, 2, 3, 4, नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। तो बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास आई है निकल के। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 6, तो x की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड y की वैल्यू है 0। तो जो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा वो हो गया यहाँ पर 0,6। ठीक है, देखो x एक्सिस पे वैसे भी आपको पता है y 0 होता है, तो जो पहला पॉइंट हमारा निकल के आया वो आया यहाँ पर 0,6। सेकेंड है x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू क्या है, कहाँ पर 3 है, ये रही, और y की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू -1 कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इसको आगे को बढ़ा दो एंड इसको आगे को बढ़ा दो, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है वो हो गया हमारा 3, -1। नाउ थर्ड पॉइंट x की वैल्यू 0, ये रही, एंड y की वैल्यू 0, -2 इधर है, तो -2 पे हो जाएगा हमारा 0, -2। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी फर्स्ट लाइन निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन निकल के आ गई। नाउ ऐसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए। तो यहाँ से भी एक लाइन निकालेंगे इक्वेशन 2 से भी, एंड उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है नहीं काट रही। इसमें तो वैसे कुछ बताना है नहीं, बट इसमें इतना ही करना है, दोनों को मतलब ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, और काम ख़त्म हमारा, इसको ग्राफ पे दिखा दीजिए और आपका काम ख़त्म। तो ये समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन और उसके बाद के क्वेश्चंस कैसे करने हैं एक्सरसाइज 3.1 यस में। सर। तो बेटा एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों को करके मुझे भेजनी है, बस 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओके सर। ठीक है बेटा, तो आप लोग कर लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा करके।